हम्म। हाँ, बैक करना है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, जिसमें से एक ऑलरेडी हमको पता है ना, 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, 99 तक जा रहा है। तो नंबर नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? जैसे कि 11 से 99 था, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स को पहले लिख देते हैं। कितना का डिफरेंस था? अच्छा, 6 एलिमेंट था। टोटल 6 एलिमेंट्स होना चाहिए 11 से 99 में। तो अगर हम मतलब वो एक्चुअली डिवाइड कितना से करें, यही पता करना है ना, कि 88 को कितना से डिवाइड करें, मतलब इस दोनों के डिफरेंस को लेके। बस हमको एक्चुअली इस दोनों का डिफरेंस देंगे, फर्स्ट और लास्ट का, उसको फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको हर एलिमेंट के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा ना। जैसे कि हम देते हैं, मतलब 88 को 5 से डिवाइड किए थे, तो कितना आया था? 117.6, ठीक है। 17.6 लेके कितना एलिमेंट्स आ रहा है? 6 एलिमेंट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एक्चुअली फर्स्ट एलिमेंट लिए, लास्ट एलिमेंट लिए, दोनों के डिफरेंस निकाले। और क्योंकि एक एक पेयर ऑफ एलिमेंट को ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो एक 6 में से एक घटाना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा हमको। क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रहे हैं, ऐसे करके। जैसे एक बार कैलकुलेट करके देखना, खुद से कैलकुलेट करके, तो क्लियर हो जाएगा, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं। 88 को ही क्यों 5 से डिवाइड करेंगे? और कोई दूसरा तरीका है? टोटल 6 एलिमेंट्स चाहिए हमको, जिसमें से एक पेयर पता है, ये और ये पता है। तो बीच में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 4 एलिमेंट्स। और यहाँ से स्टार्ट है, पहला ऑलरेडी पता है। इस पर इस पर थोड़ा सोचना कि ऐसा क्यों किया है, तुमको आंसर मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया सोचने पर? आया कि नहीं आया? हैंग हो गया। अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग, हमको हैंग हो गया। ठीक है। तो आज इसके आगे चलेंगे और पढ़ते हैं कुछ बिल्डिंग कमांड्स, फंक्शंस फॉर हैंडलिंग एरेज। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन दिखेंगे, एक कॉलम्स, एक टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। ये फंक्शंस है, सेकंड में डिस्क्रिप्शंस, एंड ये है एग्जाम। तो एक एक फंक्शन लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, और फिर उसके एग्जाम्पल का क्या मतलब है। जैसे कि एक फंक्शन लिखते हैं लेंथ ए, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका मतलब लिखेंगे। लेंथ ए का मतलब है, क्या रिटर्न करेगा ये? रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर ए। ये कोई वेक्टर है, उसमें उसके बाद हम डिफाइन करने के बाद हम लिखेंगे लेंथ है, तो ए का लेंथ देगा। ए का लेंथ मतलब कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर, वो बताएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में ये तो शायद, अच्छा ये नहीं, लेंथ नहीं किए थे। ए इज इक्वल टू लिख रहे हैं, मान लो 5 9। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और लिखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट लेंथ ए। यहाँ नीचे में क्या डिस्प्ले करेगा, आंसर इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा 3। लेंथ 3 है इसका, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, इसलिए 3। 5 रहता तो 5, और इस तरह से लेंथ को डिस्प्ले कर सकते थे। लेकिन ये सिर्फ वेक्टर के लिए ही है, मतलब वेक्टर का लेंथ तो वन डायमेंशनल एरे का ही लेंथ निकालेंगे ना। टू डायमेंशनल एरे में तो दोनों चीज आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वहां पर लेंथ का क्या मतलब है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वहां पर दूसरा कमांड या दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, वहां पर लिखते हैं साइज ए। ये वेक्टर के लिए लेंथ है साइज ए, और ये मैट्रिसेस के लिए ये क्या करेगा, ये करेगा रिटर्न्स रो वेक्टर। रो वेक्टर को रिटर्न करेगा। रो वेक्टर कैसा रहेगा, ऐसा m n टाइप का, इस तरह का वेक्टर रहेगा, जहां पर m क्या है, m इज द नंबर ऑफ m एंड n आर द साइज m क्रॉस n। जो भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा ना, उसी का साइज को बताएगा ऑफ द एरे। जैसे कि साइज ए कोई मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं मैट्रिक्स का। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 सेमीकोलन 4 5 6 8। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए बस, और फिर सेमीकोलन दे देते हैं ताकि डिस्प्ले ना करे, एंड देन लिखेंगे साइज ऑफ ए, मतलब साइज ए करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आएगा आंसर इज इक्वल्स टू, एक रो वेक्टर के फॉर्म में या डिस्प्ले करता है m कॉमा n टाइप का। m कॉमा n ये वाला वेक्टर कैसे डिस्प्ले करेगा, ऐसी टाइप का ना, m और n ऐसे डिस्प्ले करेगा ये रो वेक्टर। m की जगह पर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, इस तरह से ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो पहले सारा लिख लेते हैं एक बार और फिर इसको चेक करेंगे। नंबर 3 में ये सब बहुत कॉमन है, इसलिए इस सब जानना जरूरी है। और भी ऐसे तो बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि हम लोग याद नहीं रख पाएंगे, तो बहुत वास्ट है मतलब। लेकिन जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, हमेशा यूज होता है, उसको जानना जरूरी है। ये है रिसेप ए कॉमा एम कॉमा एन। इसका क्या मतलब है, ये मैट्रिक्स इनपुट दिए हैं, उसी मैट्रिक्स को अरेंज कर देगा n नंबर ऑफ रोज में और n नंबर ऑफ कॉलम्स में। मतलब कोई मैट्रिक्स है, मान लो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसको हम चेंज करके रिसेपिंग फंक्शन चेंज करके 6 क्रॉस 1 मैट्रिक्स या 1 क्रॉस 6 मैट्रिक्स इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे लिखेंगे इसको, पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं और एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे रीअरेंज a matrix A that has r rows, मान लो r नंबर ऑफ रोज है, एंड s कॉलम्स, s नंबर ऑफ कॉलम्स है किसी मैट्रिक्स का, उसको हम चेंज कर सकते हैं m नंबर ऑफ रोज में और n नंबर ऑफ कॉलम्स में। मतलब रोज और कॉलम्स को हम चेंज किया जा सकता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसका शेप जो है चेंज किया जा सकता है। हैव r नंबर ऑफ रोज था, s नंबर ऑफ कॉलम्स था, तो उसको चेंज करके हम कर दिए m नंबर ऑफ रोज या s रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स।
लेकिन इसमें एक शर्त है, शर्त यह है कि R क्रॉस S ये जो होना चाहिए ना, इसका मल्टीप्लिकेशन ये सेम होना चाहिए M क्रॉस M के बराबर ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। बस ये करना, जैसे कि हम बोले 2 क्रॉस 3 को हम लिख सकते हैं 6 क्रॉस 1, ये इक्वल होगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। इस तरह से हम रिशेप कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। जैसे कि ये ऊपर वाला ही मैट्रिक्स है, ये वही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स ही यूज करना, 1 2 3 सेमीकोलन 4 5 6, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिशेप ए कॉमा, कितना है 2 क्रॉस 3 का साइज है इसका, हम लिखते हैं 6 कॉमा 1, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए 6 चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही चाहिए। मतलब ये क्या करेगा, कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा सी ए को। तब इंटरप्रेस करेंगे तो आएगा आंसर इज इक्वल टू, कॉलम वेक्टर्स बनाना है 1 2 3, ऐसा करेगा, फिर 4 5 6, इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देगा। सबसे पहले वो रीड करेगा इसको, फर्स्ट एलिमेंट यही है, सेकंड एलिमेंट इसको इस के हिसाब से रीड करेगा, 1 1 ये है, फिर 1 2 ये है, 1 3 ये है, फिर 2 1 ये है, 2 2 ये है, 2 3 ये है, ऐसे तो उसको कॉलम्स में अरेंज कर देगा। इसको अभी देखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फोर्थ नंबर है, सॉरी, फोर्थ नंबर जो है वो है डायगोनल, DAG, DIAG, डायगोनल ऑफ ए। ये क्या करेगा, ये क्या करता है कि किसी भी रो, किसी भी वेक्टर को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर हम लिखेंगे व्हेन, इसमें लिखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, व्हेन ए इज अ वेक्टर, मान लो ए एक वेक्टर है, ये क्या करेगा, क्रिएट्स स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स विथ एलिमेंट्स, उस वेक्टर के, रो वेक्टर के एलिमेंट्स को डायगोनल में रख देगा, विथ एलिमेंट्स ऑफ ए इन द डायगोनल। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लियर होगा। मान लो एक रो वेक्टर हम क्रिएट किए 1 2 3 ऐसे सेमीकोलन, और दूसरा कमांड दिए b इज इक्वल टू डायगोनल DIAG A। ये क्या करेगा, फर्स्ट रो को एक मैट्रिक्स बना देगा, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एंट्रीज पर ये और ये रहेगा। 3 है, यहाँ पर 3 एंट्री है, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाएगा। आंसर इज इक्वल टू, अगर रन करेंगे तो आएगा 1 2 3 0 0 0 0 0 0। 3 एलिमेंट है इसलिए 3 क्रॉस 3 बनाया, अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 क्रॉस 4 बनाता, और सारे एलिमेंट्स को डायगोनल में सजा देता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा करके देखते हैं तो समझ में आएगा। ये रहा, सबसे पहले चेक करना है हमको नंबर 1 लेंथ के बारे में। कोई भी एक a इज इक्वल्स टू वेक्टर लिख लेते हैं, मान लो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6, ऐसा लिख लिया, इंटर किए, एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर वर्क स्पेस में डिस्प्ले करने लगा। इसके बाद हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए, कितना आना चाहिए बताओ, 6 आना चाहिए, देखते हैं। तो 6 आ गया। इसी तरह से चेंज कर देंगे लेंथ यहाँ पर, तो जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे उस हिसाब से आएगा। 7 8 9 10 लिख देते हैं और रन कर देते हैं, मेरा वैल्यू बदल गया ए का, देख सकते हो वर्क स्पेस में अपडेट हो गया। और अब लिखेंगे लेंथ ऑफ ए,
प्रेस करेंगे इंटर तो आएगा 10। अब वेट करते हैं, आएगा, आ गया। इस तरह से हम किसी भी, ये एक लेंथ जो है ये फंक्शन है जिसके जिसके हेल्प से हम किसी भी वेक्टर का लेंथ पता कर सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो 1 2 3 4 5 10 तक था, अरेंज किया हुआ, इसीलिए पता चल रहा है ना 10। उल्टा पुल्टा रहता 22 23 फिर 25 फिर 1 फिर 2, इस तरह से उल्टा पुल्टा रहता तो गिनना पड़ता है 1 2 3 4 5, और बहुत सारे एलिमेंट्स होते, मान लो 50 एलिमेंट, तो 1 2 3 4 करते करते 50 तक जाना पड़ता, और फिर भी डाउट रहता कि कहीं गलती तो नहीं कर दी है गिनने में। इस फंक्शन से हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि उसका लेंथ क्या है किसी भी वेक्टर, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। नेक्स्ट एक मैट्रिक्स लिखते हैं। हाँ बोलो। पर स्पेस में वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुआ? एक मिनट, होना तो चाहिए था। ये आंसर तो ठीक है बट हाँ अभी हो गया, उस पर क्लिक किए तो हो गया, देखो 10 आ गया। वो अपडेट नहीं हुआ था, मतलब होना चाहिए था चेंज, उस पर क्लिक किए ना तो वो हो गया अपडेट। ठीक है। नेक्स्ट इज a इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 5 60 4 1 2 3, इतना ही लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स ले लिए, और अब हम लिखेंगे साइज ऑफ ए का साइज कितना है। लेंथ के लिए तो ये करेंगे, लेकिन साइज के लिए करेंगे तो 2x4। अब इसी में हम लेंथ लिखते हैं, देखते हैं लेंथ कितना आता है। लेंथ ऑफ ए कुछ एरर देता है, क्या देता है, लेंथ दे रहा है 4। इस दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको ये डिस्प्ले कर देगा लेंथ। 4 से तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैट्रिक्स है वेक्टर है ऐसे करके, इसलिए साइज, मैट्रिक्स जब रहेगा तो साइज करेंगे, और जब ये रहेगा वेक्टर तो लेंथ करेंगे। इस दोनों में से जो बड़ा है, जैसे 4 बड़ा है तो इसलिए 4 डिस्प्ले कर दिया लेंथ करने। बल्कि मैट्रिक्स में तो लेंथ का कोई मतलब नहीं है ना, उसमें तो नंबर ऑफ रोज भी होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होता है, तो लेंथ किसको ले रहा है, कॉलम्स को कंसीडर करेगा कि लेंथ को कंसीडर करेगा, इसीलिए इसको साइज लिखते हैं। तो 2x4 है तो उसको एरे जैसा दे देगा 2 4, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज, पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, ये साइज की हेल्प से इसको पता कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का कि कितने ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। ये सब पता करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, रोज आई मीन मैट्रिसेस को हैंडल करते हैं, तो पता होना जरूरी रहता है कि ए का साइज कितना है। क्यों? क्योंकि ए का पता नहीं रहेगा तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी वेक्टर के साथ, तो कौन से वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे पता रहेगा। मान लो 2x4 का है, तो हमको पता है कि अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है किसी वेक्टर के साथ ए में, तो वो 4x1 का होना चाहिए। कॉलम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन करने में, क्योंकि सारा चीज एरे से ही हैंडल हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाएगा, नहीं तो फिर नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स नहीं पता रहेगा। नेक्स्ट है रिसेपिंग, देख लेते हैं, जैसे इसी में देख लेते हैं कितना है, 2x4 है। ये ए जो है, फिर से ए करते हैं, ए है 2x4। अब इसमें रिसेप, किसको रिसेप करना है, ए को रिसेप करना है, इस शेप में करना है वो बताना पड़ेगा ना। तो ये अभी है 2x4, हम मान लो करना चाहते हैं 1 8, मतलब 1 नंबर ऑफ रोज एंड 8 नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या देगा, एक रो वेक्टर देना चाहिए।
कैसा देना चाहिए, ये 4 देगा पहले और इसके बगल में 60 के बाद यहाँ से स्टार्ट करेगा 4 2 1 3 ऐसा करना चाहिए। देखते हैं एग्जैक्टली वही कर रहा है। 5 तक गया, सॉरी क्या आ गया, रिसेप 1, ये अल्टरनेट कर दिया। अच्छा ये इस तरह से कर दिया, 2 के बाद 4 ले लिया, 3 के बाद 1 ले लिया, 5 के बाद 2 ले लिया एंड 60 के बाद 3 ले लिया। ये इस तरह से इसको अरेंज कर दिया। इसी को देखते हैं ऐसे करके 8 1 लिखते हैं, 8 1। अच्छा ये इसी हिसाब से लेता है। उसके बाद मतलब फर्स्ट कॉलम को पहले लिखता है, उसके नीचे हम रोज को बता दिए थे ना, रोज को नहीं कॉलम्स को लिखता है। पहले पहले कॉलम्स को लिख रहा है, देखो 2 4 लिख रहा है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम के बाद सेकंड कॉलम लिख रहा है, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ कॉलम। यहाँ भी वही कर रहा है, फर्स्ट कॉलम लिखा, इसके बाद सेकंड कॉलम लिखा, इसके बाद थर्ड कॉलम लिखा एंड फोर्थ कॉलम लिखा। इस तरह से उसी मैट्रिक्स को हम मैनिपुलेट करके दूसरे साइज में हम लिख सकते हैं। जैसे कि इसी को, ये 8 है ना और ये कितना है 2 क्रॉस 4 का है, तो इसको रिसेप करेंगे, रिसेप ए। देखो यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग गलत होगा, ये केस सेंसिटिव होता है, कुछ भी अगर एक जगह भी मिस्टेक हुआ तो वो एरर बता देगा। या कैपिटल ए को स्मॉल ए भी लिख देंगे तो भी एरर बता देगा, कि ये बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे कि पासवर्ड में होता है ना सेंसिटिव, लिखता है ना नीचे केस सेंसिटिव, वही चीज होता है इसमें भी। किसी भी चीज को कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखोगे डिफरेंस तो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, रिसेप इसको, ये है 2 क्रॉस, अच्छा अभी तो ए मेरा, ए पहले क्या है ये लिखते हैं, ए जो है ये है, वापस से इसको पेस्ट करके रिसेप इसका साइज बदल देते हैं। 2 क्रॉस 4 है तो हम इसको 4 क्रॉस 2 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। उस हिसाब से क्या होना चाहिए, 4 क्रॉस 2 मतलब 4 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या होना चाहिए, के हिसाब से फर्स्ट कॉलम देगा, चूंकि 4 रोज होना चाहिए, तो एक कॉलम, फर्स्ट वाले कॉलम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट कॉलम में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तभी तो 4 रोज बनेगा ना। तो सबसे पहले 4 देगा, 2 देगा, सॉरी 2 देगा, 4 देगा, इसके नीचे ये सेकंड कॉलम देगा 3 1, उसके बाद सेकंड कॉलम में 5 2 देगा पहले, उसके नीचे दे देगा 60 3। ये आ रहा है 2 एंड 4 दिया, फिर सेकंड कॉलम दिया, मतलब फर्स्ट कॉलम को पहले वो लिख लेता है, फिर सेकंड कॉलम को देता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज की कौन सा साइज में आपको करना है। जैसे 2 क्रॉस 4 को हम चेंज कर सकते हैं 4 क्रॉस 2 में, इस तरह से। तो इसमें रिसेपिंग काम आता है। जैसे कि अभी तक तो हम लोग 2 डायमेंशनल एरे पढ़ रहे हैं ना मैटलैब में, इसके आगे जब टेंसर्स पर जाते हैं तो टेंसर में जो होता है, टेंसर तो हम लोग पढ़े ही हैं, ये हालांकि हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं पढ़े हैं, हम सिर्फ डिफरेंशियल ज्योमेट्री हेल्प से मतलब थोड़ा बहुत देखे हैं टेंसर्स के बारे में। बट टेंसर्स के बारे में जब लिखते हैं ना, तो टेंसर एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, 2 से भी बड़ा, तो उसको हम लोग रिसेप करके मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख पाते हैं। तो अगर टाइम मिलेगा तो आगे कभी देखेंगे इस चीज को। अब नेक्स्ट है, क्लियर कर देते हैं CLC, और अब डायगोनल वाला देखते हैं, डायगोनल ए कैसे करना है। सबसे पहले एक देखते हैं, ए इज इक्वल्स टू, एक वेक्टर बना लेते हैं, रो वेक्टर 1 2 3 4 5 ऐसा बना लेते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो ये रो वेक्टर आ गया। और अब हमको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके डायगोनल्स में 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे एंड 5 रहे। तो क्या लिखेंगे, डायगोनल, कैपिटल नहीं लिखेंगे, ये मेरे से कैप्स लॉक ऑन हो गया था गलती से, डायगोनल ए।
ये लिखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखो एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, इसके डायगोनल एंट्रीज पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। चूंकि 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ये ऑटोमेटिक खुद से ही 5x5 मैट्रिक्स बना लेगा, क्योंकि तभी तो डायगोनल में 5 रहेगा, 5 एलिमेंट रहना चाहिए ना, तो 5x5 मैट्रिक्स का जरूरत है, तो ये ऑटोमेटिक डायगोनल ए करने से ये बना लेता है। तो और दूसरा देखते हैं, x इज इक्वल्स टू, एक रो वेक्टर क्रिएट करते हैं, 10, 20, 50, 30, 60, 80, इसको रन करेंगे, ये आ गया। टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसका लेंथ कितना है, 6 है, लेंथ ऑफ x 6 है। तो मैट्रिक्स जब बनाएंगे इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल करेंगे। 6x6 मैट्रिक्स आएगा जिसके डायगोनल एंट्रीज पर 10, 20, 50, 30, 60 एंड 80 एग्जैक्टली वही आया। ठीक है, तो इस तरह से हम, इससे फायदा क्या है कि मान लो हमको कोई बहुत बड़ा डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है, मान लो हमको एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है बहुत बड़ा 50x50 का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेके 50। ये करेंगे तो क्या क्रिएट होगा, एक 1 डायमेंशनल एरे रो वेक्टर जिसका पहला एलिमेंट 1 होगा, दूसरा एलिमेंट लास्ट एलिमेंट 50 होगा, और टोटल नंबर ऑफ, और स्पेस कितना होगा 1 1 स्पेस का, 1 से 50 तक सब आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 50 तक। ठीक है, ये तो कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अब हम तुमको बोले कि इसी एलिमेंट्स को डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ, इसी एलिमेंट्स की हेल्प से, जहां पर डायगोनल्स में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। कैसे मैट्रिक्स लिखेंगे, तो 1 बाय 1 तो थोड़ी ना लिखेंगे कि पहले में ऐसे लिखेंगे 1 फिर 0 0 0 0 0 ऐसे ऐसे करते करते 50। डायगोनल मैट्रिक्स बनाना कितना मुश्किल है, फर्स्ट डायगोनल में 1, फिर सेकंड रो लिखेंगे तो सेकंड डायगोनल में 2, बाकी सब जगह 0। तो इसके हेल्प से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायगोनल y करेंगे तो एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा, और ये y को देखते हैं यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा नहीं, ओके सॉरी, y को नहीं, आंसर को करना था ना, y तो 50x50, आंसर जो हुआ मेरा रन उसको देखो, तो ये देखो डायगोनल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करते करते 50x50 का मैट्रिक्स बन गया। तो ये सब कमांड्स होने से, फंक्शंस के हेल्प से हम लोग मुश्किल काम को भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जब भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो ये सब बहुत काम आता है। एक चीज और है इसी में, को क्लियर करते हैं, क्लियर CLC, एक मैट्रिक्स लिखते हैं इसी में 1 2 3 4 5 6, 2x3 मैट्रिक्स लिख लिए। और अब हम लिखते हैं, पहले क्या कर रहे थे, एक वेक्टर लिख रहे थे और लिख रहे थे डायगोनल DIAGA, तो अभी भी लिखते हैं DIAGA, लेकिन यहाँ पर तो मैट्रिक्स है, क्या होगा यहाँ पर चेक करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल ए करेंगे तो क्या आएगा, डायगोनल ए करेंगे तो क्या आया, ये डायगोनल का एलिमेंट और ये डायगोनल का एलिमेंट, ये रेक्टेंगुलर है, तो हमको पहले इजी क्वेश्चन बताना चाहिए था, डायरेक्ट हम रेक्टेंगुलर पर चले गए, ठीक नहीं, 1 2 3 4, इसको रन किए, ये मैट्रिक्स ए आया। अब करेंगे डायग ए करेंगे तो ये ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को बता देगा। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है और 4 है, ये बताना चाहिए 1 एंड 4, देखते हैं एग्जैक्टली 1 एंड 4 बता दिया, तो कॉलम वेक्टर्स में लिख दिया। तो जब मैट्रिक्स रहेगा और ये कमांड यूज करेंगे तो क्या बताएगा, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को कॉलम वेक्टर के फॉर्म में वो लिख देगा, और अगर रो वेक्टर रहेगा या कॉलम वेक्टर रहेगा तो इसमें ये लगाएंगे टैग ए, क्या करेगा, उस एलिमेंट, ऐसा एक मैट्रिक्स बनाएगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स पे सारे इंक्रीज हो। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि डायगोनल ऑफ ए क्या है, वो पता है कि 1 है और
4 है, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स। तो आंसर में भी वही आना चाहिए, एग्जैक्टली आंसर में वही आ रहा है। इसके उल्टा भी जाएंगे, मतलब ये डिफाइन करेंगे, उसके बाद डायगोनल ए देंगे, ऐसा मैट्रिक्स बनाएगा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट इंटीज पर 1 4 रहेगा, बाकी ये 2 और 3 की जगह 0 0 रहेगा। तो इसको लिखते हैं ऐसा, x इज इक्वल टू डाइग ए, ऐसा लिखते हैं। ये आया x, x वेरिएबल इसको नाम दे दिए इस वेक्टर। अब लिखते हैं फिर से डाइग ए, x नहीं, x लिखते हैं, a नहीं। देखो डाइग x लिखे, ये एक वेक्टर था, कॉलम वेक्टर, इसको डाइग x किए तो ये वापस से एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। इसके डायगोनल एंट्री पर ये है और डायगोनल पर 0 है। तो ये जब वेक्टर को करेंगे तो एक मैट्रिक्स देगा, डायगोनल मैट्रिक्स, और जब मैट्रिक्स को करेंगे एक वेक्टर देगा जिसका इंक्रीज जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स के है, डायगोनल मैट्रिक्स को उठा के रख देगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहला वाला जो एग्जाम्पल ले लिए, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कर दिया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर कमांड दिए डाइग ए, ये क्या करेगा कि इसमें कौन से डायगोनल एलिमेंट्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन जब पढ़ोगे डायगोनल मैट्रिक्स का, तो यही होता है कि ये लेगा पहला एलिमेंट, होगा ही डायगोनल एलिमेंट्स, फिर सेकंड में ये 1 1 है ना, पोजीशन 1 1 है, ये कौन सा पोजीशन है, 2 2 है, 3 3 तो है नहीं कुछ, इसलिए 1 1 और 2 2 ले लिया, 1 1 एंड 2 2 पोजीशन का एलिमेंट ले लिया। 3 3 रहता तो वो भी लेता, लेकिन है नहीं तो नहीं लिया। डायगोनल एलिमेंट से ही होता है ना, 1 1 पोजीशन का एलिमेंट, 2 2 पोजीशन का एलिमेंट, 3 3 पोजीशन का एलिमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कर रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को इस तरह से ले रहा है। किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को फिर करेंगे तो वो 1 1 पोजीशन, 2 2 पोजीशन डायगोनल एलिमेंट्स देगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह से। नहीं रहेगा तो नहीं देगा, 1 1 तो रहेगा ही ना, तो एटलीस्ट वो तो देगा। हाँ, क्या डायगोनल में रिपीटेड है, फिर भी लेंथ वही होगा जो नॉर्मल, हाँ, लेंथ वही होगा जो कम नहीं होगा, मतलब रिपीट होने से। जैसे x इज इक्वल टू लिखते हैं 1 2 2 2 2 करते हैं, या इसका लेंथ क्योंकि उसको हमारा कमांड उसको बस इतना पता है कि यहाँ इस पोजीशन पर एक एलिमेंट है, उस पोजीशन का इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको वो उस तरह से नहीं देख रहा है कंप्यूटर जिस तरह से तुमको दिख रहा है, उसको वो लेंथ जो है ये अगेन कितना देना चाहिए, 5 देना चाहिए, 5 ही रहेगा, लेंथ को कम नहीं करेगा, क्योंकि इसका लेंथ एक्चुअल में कितना स्पेस ले रहा है, ये 1 बाइट ले रहा है, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, तो उस तरह से वो देता है। अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू पूछ लेने के लिए, ताकि सबके लिए हो गया क्लियर। इसमें 5th नंबर नहीं लिखे हैं मैट्रिक्स वाला, वो भी लिख लेते हैं, डाइग ए। यहाँ पर वेन, यहाँ पर क्या है, वेन ए इज अ वेक्टर, ये वेक्टर के लिए है, वेक्टर होगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वेन ए इज अ मैट्रिक्स, क्या करेगा, क्रिएट्स अ वेक्टर फ्रॉम द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेमीकोलन 5 6 7 8, ऐसा करेंगे और लिखेंगे डाइग ए, इंटर प्रेस करेंगे तो आंसर इक्वल टू क्या आएगा,
1 आएगा एंड 6 आएगा, 1 1 2 2 प्लेस पर आएगा, बाकी कोई है नहीं, 3 3 पर 4 4 1 एंड 6 सिर्फ आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं जो डायरेक्ट यूज किया जा सकता है मैटलैब में, बट ये सारे जो बेसिक फंक्शंस है वो ये सारे बेसिक चीज है, इसको पता होना चाहिए। धीरे धीरे खुद ब खुद सीख जाता है करते करते। और बाकी तो हेल्प विंडो है ही, विंडो में जाओ और जो भी चाहिए वो वहां से सर्च कर लो, वहां से मिल जाएगा हेल्प विंडो से। अगर इससे ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए तो नेक्स्ट है, थोड़ा और पढ़ते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स strings as, not of, strings as variables। इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, नंबर से खेल रहे थे, जितने भी इनपुट डाटा डाल रहे थे, वेरिएबल इक्वल टू जो भी लिख रहे थे, वेरिएबल को असाइन कर रहे थे, वो एक नंबर असाइन कर रहे थे। यहाँ पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे कि तुम लोग सी यूज करते हो तो फर्स्ट क्लास जब करते हो तो लिखते हो हेलो वर्ल्ड, और प्रिंट करते हो उसको प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखते हो, डिस्प्ले करते हो, देखते हो। सबसे पहले तो यही करते हैं जनरली लोग, शायद ऐसा ही किए होंगे, कुछ ना कुछ प्रिंट किए होंगे सिंपल सा फर्स्ट क्लास में। इस तरह से लिख पाना पॉसिबल है यहाँ पर। अभी तक तो सब नंबर ही लिख रहे थे और तो कुछ लिख नहीं रहे थे। जब भी अल्फाबेट्स या कुछ भी यूज कर रहे थे तो ये नंबर्स के अलावा तो वो कमांड के फॉर्म में यूज करते, मतलब फंक्शन के फॉर्म में यूज कर रहे थे। बट क्या पॉसिबल है कि हम लिखना चाहें कि मेरा नाम वैभव शेखर है, माय नेम इज वैभव शेखर, ऐसा हम चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है ऐसा लिख पाना? नहीं है। ये स्ट्रिंग के अंदर पॉसिबल है लिख पाना, लेकिन उसमें कुछ शर्त है कि कैसे लिखना है, स्टाइल जो है वो पता होना चाहिए। पहले स्ट्रिंग्स है क्या, और स्ट्रिंग्स भी एक एरे है। स्ट्रिंग्स इज एन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज एन एरे is created by typing the characters within single inverted comma, सिंगल या सिंगल कोट्स लिखते हैं, कोट्स। जैसे कि कुछ लिखना है, कुछ भी लिखना है अगर, तो तुम लिख सकते हो इसमें कैरेक्टर्स के फॉर्म में, लेकिन शर्त यह है कि कोट्स के बीच में लिखना है। कोट्स मतलब इंटर के बगल वाला जो होता है ये, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हो। तो जब लिखोगे तो आउटपुट में वो ही एज इट इज आएगा। जैसे कि एक बार ट्राई करते हैं, लिख के कुछ कॉमा दिए, कुछ भी लिखे एक्स वाई जेड और फिर कॉमा क्लोज किए, तो अभी कौन सा कलर है? हम, और अभी कॉमा क्लोज करते हैं, अब कौन सा कलर हो गया? मैरून टाइप का हो गया, पर्पल था मैरून हो गया। और इंटर प्रेस करते हैं, आंसर में एक्स वाई जेड आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं एक्स वाई जेड और अब प्रेस करते हैं तो क्या होगा? एरर। अनडिफाइंड फंक्शंस और वेरिएबल टाइप, ये जो एक्स वाई जेड है इसको डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन जब इन्वर्ट इस कोड के अंदर डाले एक्स वाई जेड को, वो आंसर भी एज इट इज दे दिया। जब भी कुछ भी लिखना है तो कोड के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि
स्टार्ट किए तो पहले कोट स्टार्ट किए, लिखे माई नेम इज, और जैसे ही दूसरा कोट एंड किए, एंड नहीं किए थे तो कितना क्या था, पर्पल रेडिश टाइप का थोड़ा पर्पल, जैसे ये कर दिया तो ये कलर चेंज हो गया। ये क्या है, मैरून कहते हैं ना इसको, ये कुछ और कहते हैं। अच्छा उल्टा हो गया, वो मैरून था मतलब शायद उसको मैरून कहते हैं ना। हाँ उल्टा हो गया, ठीक है, वो पर्पल था, ये एक्चुअली पर्पल है, वो मैरून था, ठीक है। और आप प्रेस करेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा वही चीज, लेकिन अगर इसी को ऐसे प्रेस करते विदाउट इन्वर्टेड विदाउट कोटेशन, ये क्या आ गया, ये कलर क्यों चेंज हो गया, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको रन करते हैं। देखो अनडिफाइंड, यहाँ पर ये कलर में ले लिया, इसको ऐसे लिखा माय नेम इज, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि माई के बाद जैसे ही स्पेस दे रहे हैं तो वो ऐसा ट्रीट कर रहा है कि ये कोई फंक्शन दिए हों और उसके बाद ये इसको एज इट इज टाइप कर रहा है। यहाँ पर इसीलिए लिख रहा है कि ये माई जो है ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोटेशन के अंदर देना पड़ेगा। कुछ भी और भी दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ दूसरा लिख सकते हैं, क्या लिख दें, रेड, और फिर इस करेंगे तो ये इस तरह से हम कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं। इसके लिए बस वही शर्त है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं एग्जाम्पल, और जैसा लिखेंगे वैसा आ जाएगा, जो भी लिखेंगे इसके बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिंग्स में कि ऑब्वियसली स्ट्रिंग में हर चीज ऐड किया जा सकता है, जैसे कि स्ट्रिंग्स जब लिखते हैं तो स्ट्रिंग्स कैन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, कॉमा के दोनों कोट के अंदर जो है कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे तुम लोग गौर कर रहे होंगे कि स्पेस भी लिख सकते हैं, स्पेस दिए है ना हम यहाँ, हर चीज को ये इंक्लूड करता है स्ट्रिंग्स के अंदर। इंक्लूड करता है लेटर्स को, डिजिट्स को, और अदर सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स हैं अदर सिंबल्स, वो सबको ये इंक्लूड करेगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं, और स्पेस को भी इंक्लूड करेगा ये स्पेसेस। और पहले स्पेस को यहाँ पर क्या करता है ना कि स्पेस को भी एक पोजीशन मान के चलता है, मतलब वो स्पेस तुम्हारे लिए स्पेस है बट उसके लिए कोई एलिमेंट है वहां पर, ऐसा ही वो एज्यूम करके चलता है कोड जब भी लिखते हैं। जैसे कि जैसे कि इसमें लिखना रहेगा तो हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कोट के अंदर ये दोनों कोट है, इसके बीच में कुछ भी लिखना चाहे, टू एट द रेट हैज 8 9 ऐसा लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं बताएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, सॉरी। और यहाँ पर कुछ और भी लिखना चाहे तो एफ लिख सकते हैं इस तरह से। या फिर दूसरा एग्जांपल 8 9 स्पेस दे दिए 2 5 ऐसा भी लिखे चलेगा, ऐसा लिखे 8 के बाद 2 एफ स्पेस दे दिए ई बी, ऐसा भी दे दिए तो चलेगा। मतलब कोई भी चीज को लिख सकते हैं किसी भी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद कैसे टाइप करते हो तो दिख ही गया कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी कोट के अंदर टाइप करते हैं इसको। और इसके बाद बेसिकली स्ट्रिंग का यूज क्या है, स्ट्रिंग्स का यूज जो है वो सबसे ज्यादा यूज प्लॉटिंग के टाइम में होता है।
कि जब हम प्लॉट करते हैं किसी भी फिगर को, फिगर तो प्लॉट हो जाएगा लेकिन इसमें नाम देना पड़ेगा ना। जैसे कि जब भी हम कॉपी में प्लॉट करते हैं सबसे पहले क्या प्लॉट करते हैं, एक्स वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं, लिखते हैं वहां पर एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस, इस तरह से। जब प्लॉटिंग करेंगे तो भी लिखना पड़ेगा ना कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है, कौन सा चीज क्या डिनोट कर रहा है, ये पूरा कंप्लीटली बताना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रिंग्स का यूज होता है बेसिकली। तो स्ट्रिंग्स आर बीइंग, या फिर सिंपली स्ट्रिंग्स आर यूज्ड इन फॉर्मेटिंग प्लॉट्स। प्लॉट्स को फॉर्मेट करने में स्ट्रिंग्स को यूज होते हैं, जैसे करते हैं, जैसे लेबल्स, लेबलिंग करना है, नाम देना है कहीं पर कि एक्स एक्सिस, जैसे ग्राफ बनाते हैं तो क्या देते हैं, एक्स एक्सिस डिस्टेंस बता रहा है, वाई एक्सिस टाइम बता रहा है, या इस तरह से कुछ भी बताते हैं, तो वो लेबलिंग करने में टाइम काम आता है। लेबल्स टू एक्सिस, एक्सिस को लेबल करने में, टाइटल लिखने में, कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर में टाइटल लिखते हैं कि उस टाइटल का क्या मतलब, तो टाइटल लिखने में, और इस तरह से कुछ और भी नोट्स वगैरह वगैरह कुछ लिखने में काम आता है स्ट्रिंग्स। जब प्लॉटिंग करेंगे हम लोग तो इसका यूज करेंगे, प्लॉट करेंगे फिर लेवल देखेंगे कि कैसे कैसे लेवलिंग देते हैं। लेकिन प्लॉटिंग अभी आया नहीं, फिफ्थ चैप्टर में अगर हम लोग, अभी तो सेकंड चैप्टर है, फिफ्थ तक पहुंचेंगे तो वहां पर देखेंगे ये चीज। उसके लिए थोड़ा और जानना जरूरी है। और इसके बाद और भी कुछ करना चाहते हैं स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग पे क्या करना चाहते हैं कि हमारे लिए ये है कैरेक्टर है, लेकिन कंप्यूटर जो है इसको एज अ नंबर ट्रीट करके करता है। जैसे कि हम लिखे तो ऊपर में ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू माई नेम इज, कोई भी दूसरा नाम लेते हैं, मतलब विकास ले लेते हैं, ऐसे लिख लिए, माई नेम इज विकास, ए को डिफाइन कर दिया इस तरह से। अब हम एरे में क्या करते थे, एरे में एक ऐसा डिफाइन करते थे 1 2 3 4 ऐसे करते थे, तो रन करते थे तो ए आंसर इज ए इक्वल टू 1 2 3 4 आता था। और ए ऑफ 2 करते थे, मतलब ए का सेकंड पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है ये देखते थे, तो क्या आता था। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं, ए ऑफ मान लो 4 करते हैं, कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ यहाँ पर, 4 एलिमेंट नहीं, वो नहीं आएगा। ये ये एक है, एम है, ये पहला पोजीशन है, वाई है दूसरा पोजीशन है, टी है वो तीसरा पोजीशन है, और चौथा एन है, यहाँ पर आउटपुट एन आएगा। ऐसे नहीं लेगा कि इसको एक मान रहा है, इसको दो मान रहा है, इसको तीन मान रहा है, इसको चार, तो इसके लिए सब बराबर है ना, हम बीच में स्पेस दे दिए, तुम्हारे तुमको दिख रहा है कि ये एक मतलब क्या करते हैं, एक वर्ड है, उसको थोड़ी पता कि एक वर्ड है क्या है, स्पेस दे दिए हम ताकि हमको समझ में आए। उसको तो इसके लिए तो सब बराबर है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर स्पेस को वो नहीं काउंट करता था, यहाँ पर स्पेस को भी काउंट करेगा क्योंकि कोट में दिए हैं, अभी कोट में देंगे तो वो सब कुछ काउंट करेगा जो भी कोट के अंदर है। तो आउटपुट आएगा, करके देखते हैं, a इज इक्वल्स टू माई नेम इज विकास, और प्रेस किए ये आ गया। अब लिखते हैं a ऑफ 4, चेक करते हैं क्या आता है, तो n आ गया। सिमिलरली a ऑफ, अब करते हैं 7, अब कितना आना चाहिए बताओ, बोलो कितना ई आना चाहिए, तो ई आ रहा है। और क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, हम पढ़े हैं कि इसी में क्या करते थे, हम इसको मिटाते हैं, हम चाह ये एक रो क्रिएट करने के बाद हम चेंज कर देते थे इसको, मतलब हम चाहते तो किसी भी एलिमेंट को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये सब पढ़े हैं।
मान लो A2 के बदले हमको चाहिए A2 पोजीशन को असाइन कर रहे हैं, क्या नया वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मान लो 10 कर रहे हैं। अब जब रन करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, इसको देख के बस बताओ कि क्या आएगा। A2 के जगह पर 10 रख दिया, मतलब 2 के जगह पर रिप्लेस होकर 10 आ गया एग्जैक्टली। तो 1 जब रन करेंगे तो 1 10 3 4, मतलब 10 को रिप्लेस करके 10 लिख दिया। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं। हम करते हैं A, मान लो A लिख के बी के जगह पर हम बी करना चाहते हैं। सपोज कर लो कि स्पेलिंग गलत लिखा गया, बी के जगह बी करना, घास करना चाहते हैं ऐसे। तो कौन सा लेटर को चेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ट्वेल्थ है ना। हाँ, तो लिखेंगे A12 इज इक्वल्स टू बी लिखेंगे और अब रन करेंगे। अब रन करेंगे तो क्या आएगा, आएगा माई नेम इज विकास, ये आएगा आउटपुट। चेक करके देखते हैं ये क्या था, फिर से रन करते। ये ए का 12th पोजीशन हम चेंज करते हैं। ओके, क्या गड़बड़ हुआ समझ में आया। कैपिटल ये वो गड़बड़ नहीं हुआ। जब भी हम कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं तो वो किसके अंदर होना चाहिए, यहाँ पर भी लिखा है वो, यहाँ पर कैरेक्टर लिखा है तो कोड के अंदर होना चाहिए ना, तब तो समझेगा। यही गलती हो गया। यहाँ लिखेंगे A12 is equals to कोट B कोट, मतलब 12th पोजीशन पर हम नया वैल्यू असाइन कर रहे हैं B, और अब इंटर करेंगे। देखो इसी में हम एक काम और करना चाहते हैं कि हम ए जो है, अब ए जो है वो क्या हो गया, अब अपडेट होके ये मेरा आ गया ए। यहाँ पर ये जो ए है, अभी ए करके इंटर करेंगे तो मेरा ये आ गया, ये अपडेट हो गया। ये मान लो किसी का नाम गलत लिखा गया, यहाँ पर दूसरा नाम चाहिए हमको। ये कौन सा पोजीशन है, 12 13 14 15 16 एंड 17। तो हम चाहते हैं कि इसके जगह पर कोई दूसरा नाम लिख दे। क्या करेंगे, ए लिखेंगे 12 से लेके 12 टू 17 था ना, 17 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर हम इसको चेंज करके लिख देते हैं 17, ऐसा लिख सपोज करो। और फिर इसको रन करेंगे, क्या होगा, लिखेगा इधर माई नेम, और यहाँ पर ऑब्वियसली कमांड प्रॉम्प्ट माई नेम इज विकास को हटा के वो लिख देगा सत्येंद्र, ऐसे कर देता है। जैसे कि करके देख, इसी में ये ए है मेरा, ए 12 से लेके 17 तक सबको चेंज करना है ना, 12 से लेके 17 तक नया वैल्यू असाइन कर देते हैं और रन करते हैं। आया एरर, क्यों आया एरर, और कोई रीजन। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा एक्चुअली नहीं दिया है इसलिए वैसा हो रहा है। वो नंबर्स के केस में वैसा होता है, बट इन्वर्टेड कॉमा अगर मतलब सॉरी ये अगर देते हैं कोड के अंदर तो अब देखो अब ये ले लेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या सेकंड प्रॉब्लम आ रहा है, अब वो प्रॉब्लम आ रहा है जो वो बता रहा था कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 7 है ना। और या सॉरी 7 नहीं, 1 2 3 6 है, और इधर कितना है, 3 3 9 9 है। अब वो प्रॉब्लम हो रहा है जो तुम लोग बता रहे हो, लेफ्ट और राइट साइड में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, हटा के इसको हम ए 12 से लेके 17 इक्वल टू
6 ही लेटर लेते ये कितना हुआ 6 हुआ। और इसको रन करते हैं, अब आ रहा है कि नहीं, देखो अब आ रहा है, को हटा के वो रिप्लेस करके इतना कर दिया, 6 लेटर ही लिखे, बाकी यारे हटा। तो यहाँ से यहाँ पर जब भी लिख रहे हैं तो उसको वेरिएबल समझ लेगा। इसको वेरिएबल तो डिफाइन किए ही नहीं है कि सत्येंद्र का क्या मतलब है। वेरिएबल का मतलब ये देंगे, कोड के अंदर देंगे तो वो समझेगा कि अच्छा ये स्पेशल टैग है, इसको एज इट इज लिखना है। लेकिन फिर वो काउंट करेगा इधर और इधर का कितना नंबर, मतलब एरे में कितने एलिमेंट्स है, वो हर चीज को एरे की तरह ट्रीट करेगा, वो काउंट करेगा। सेम नहीं रहेगा तो एरर बता देगा, सेम कर दिए तो एरर हट गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स के बारे में लिख सकते हैं। आज इतना रहने देते हैं, फिर कल बिल्कुल करते हैं इसी में। ये मेरा क्या है, अपडेट होके ये आया, ये 17 तक है फिक्स ना। हम 19th प्लेस पर है, 19th प्लेस पर डी लिखना चाहते हैं सपोज। तो क्या होगा, माई नेम इज सत्येन के बाद डी, एक्चुअली ऐसा कर देते हैं 19 से 20 डी आर ए, नॉट 20, 21 देना पड़ेगा, ऐसा करते हैं। और अगेन कॉमा के अंदर, मतलब ये कोटेशन में देना पड़ेगा, और फिर रन करते हैं। देखो माय नेम इज सत्येन, जो बचा हुआ था वो स्पेस के बाद ये था 17th प्लेस। 18th प्लेस कौन सा है, ये है, इसलिए इसको 18 पर तो हम कुछ रखे ही नहीं। 18 पर नहीं रखेंगे तो क्या करेगा ये, उस केस में नंबर के केस में 0 ले लेता था। यहाँ पर कैरेक्टर्स है तो यहाँ पर इम्प्टी छोड़ देगा और फिर ले लेगा डी आर ए। देखते हैं 2 गैप करके क्या होता है। यहाँ से 20 से लेके, या 20 नहीं 21 से लेके 3 स्पेस छोड़ देता है, 25 से लेके 25, 26, 27 ऐसा करते हैं। और अब देखते हैं तो कितना स्पेस छोड़ा है यहाँ पर, कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, अच्छा एक्चुअली डी आर ए, ठीक है डी आर ए यहाँ तक तो लिखे ही थे ना हम, अपडेट हो गया था इतना। और इसके बाद फिर से डी आर ए असाइन कर दिया 25 से 27 में, स्पेस लेके फिर से 25 से 27 तक डी आर ए लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से कर सकते हैं। तो 21 तक तो ऑलरेडी था यहाँ पर, ये था 21th प्लेस पर, 25 पर हम स्टार्ट किए, यानी कितना 20, ये यहाँ पर एक प्लेस आएगा, 22, 23, 24 स्पेस मारा ना, 22, 23, 24, अब फिफ्थ पर 25th पर आ गया डी। तो ये स्पेस देखो कैसे का, एक दो, कहाँ गया, एक दो तीन स्पेस दिख रहा है। तो ये यहाँ पर जस्ट लाइक कि जैसे जैसे जो जो चीज नंबर्स में कर रहे थे वो सब कुछ यहाँ कर सकते हैं कैरेक्टर्स में। बस इसका बस ये रूल है कि कोड के अंदर होना चाहिए, और वहां पर 0 असाइन कर रहा था, यहाँ पर इम्प्टी असाइन करेगा बाय डिफॉल्ट, ये कैरेक्टर्स यूज कर। हाँ बोलो। 22 से 25, ओके। क्या करते हैं डिलीट करने के लिए, 22 से लेके 25 ये लिख लेंगे एम्प्टी। लेट्स सी क्या होता है, 22 से 25, 22 कौन सा था, ठीक है ना ये 22 डी भी गायब कर दिया, एक्चुअली ये इतना बोली थी गायब कर दी।
इतना कर दिया गया। जैसे जो जो भी करेंगे वो सब यहाँ कर सकते हैं। सत्येंद्र का नाम पूरा बिगड़ गया। सत्येंद्र, अब इसको सुधार दो, नहीं तो वो गाली देगा। नहीं क्या करेंगे, ये इक्वल टू, ये यहाँ तक कौन सा 17 था ना, 18, ये 18 था ना, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17। ओके, 17 के बाद 18 हम गायब कर देते हैं। 18 एम्प्टी, नाम थोड़ा सुधरा है। और ये 18 हो गया। 19, 20, 21, 22 को फिर से गायब कर देते हैं। 21 से लेके 22 तक गायब। अब नाम सुधर गया, अब हमको गाली मत दे। अरे नहीं मतलब ठीक है, अब नाम अब ठीक हो गया। और कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछो। यहाँ पर देखो, वो अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछिए। ऐसा डाउट होना चाहिए ना, जब पढ़ रहे हैं तो डाउट होना चाहिए इस तरह का कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा।